तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को फिर से। और पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ताशकंद समझौता के बारे में। मैं ठीक उसी के बाद की घटना को तुरंत से आगे बढ़ाता हूं बिना किसी देरी का। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक में कुछ चीजों को हमने सॉर्ट किया हुआ है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अध्याय 5 में शायद पढ़ चुके हैं। जैसे 1971 की लड़ाई कैसे हुई थी, नहीं हुई थी, बंटवारा कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस दिक्कत को दूर किया जाए मेरे थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जब हमारे देश और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हो गई, उसके बाद पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और चीन दोनों मिलकर क्या करने लगे, सहायता करने लगे, हमारे खिलाफ मजबूत बनाने का काम करने लगे। और ये बात मैं पूरे प्रूफ के साथ कहता हूं, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो जिनका नाम निक्सन था, उनके एक सलाहकार थे जिनका नाम था हेनरी। वो जुलाई 1971 में पहले कहां चले गए, पहले पाकिस्तान गए और फिर वो चीन भी गए थे। ये जो हेनरी का दौरा था ना, इस बात को प्रूफ करता है कि पाकिस्तान का मदद अमेरिका और चीन के द्वारा किया जा रहा था, हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, मजबूत स्थिति दी जा रही थी। और इसी के चलते भारत ने यूएसएसआर से 1971 में 20 वर्ष की संधि पर हस्ताक्षर किया। देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि इसी वजह से भारत ने यूएसएसआर के साथ 1971 में शांति तथा मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो हमें थोड़ी सी तो सपोर्ट चाहिए। तो हमने यूएसएसआर का सहायता लिया और 20 साल के लिए एक संधि बनाई मित्रता का, और उसमें हमने क्या किया, हस्ताक्षर किया। और उस समय यूएसएसआर ने कहा हमसे कि भारत के तरफ अगर किसी का भी हथियार उठेगा तो हम उसका करेंगे मदद। तो इससे हमें थोड़ी सी महफूज मिली, हम थोड़े से महफूज हो गए और हमारा जो पावर था थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, चीन कर रहा था। तो चलिए इसके बाद की घटना के बारे में जानते हैं। उसके बाद से 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 का युद्ध, बांग्लादेश के जन्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि पाकिस्तान का ही एक भाग था, पूर्वी पाकिस्तान, जहां पर लोग ज़्यादातर जो थे बंगाली कल्चर के लोग थे और उन पर उर्दू भाषा जबरन थोपी जाती थी। और ये चीज़ उनको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और इस विरोध में आकर के उनकी दोनों पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अनबन हो गई। फिर पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने क्या किया, बहुत साजिशें की, उन पर बहुत अत्याचार करने लगा। फिर पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आए, भारत से क्या मदद मांगा गया, भारत ने उनका मदद भी किया। बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई भी हुई थी और हम लोगों ने उसको जीता। और फिर हमने एक देश स्थापित करवाया, नया बांग्लादेश। और आज हमें बांग्लादेश के साथ भारत और पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रिश्ता रखता है, तो बांग्लादेश के साथ अच्छा रिश्ता अगर है किसी का तो भारत का है, ना कि पाकिस्तान का है। तो खैर ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये जुलाई 1972 में 1971 में युद्ध हुई, बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर ही है इसके बारे में। लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में वो युद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है बंगाली कल्चर से थे और उन पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी, जो उनको स्वीकार नहीं था। उन्होंने इसका विरोध किया, पूर्वी पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और फिर पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उन पर क्या करने लगा, लोग अत्याचार करने लगे। अत्याचार सहन नहीं हुआ तो वो भारत आए मदद मांगने के लिए। जब भारत आए मदद मांगने के लिए तो भारतीयों ने उनको क्या किया, मदद किया, लड़ाई हुई और हम लोग लड़ाई जीत गए और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद की घटना 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी तथा जुल्फिकार अली भुट्टो, ये वहां के कौन थे? देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कभी भी प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र लोकतंत्र सरकार नहीं चला, सैन्य लोकतंत्र होता ही रहा था। तो ये उस समय के वहां के शासक थे जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारे देश की प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक समझौता बना, एक समझौता, उस समझौता का नाम था शिमला समझौता। क्या हुआ, शिमला समझौता। यहाँ 1 नंबर का बहुत मस्त क्वेश्चन बनता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 3 जुलाई 1972 को हुआ था।
किसके किसके बीच? तो भारत पाकिस्तान के बीच। उस समय पाकिस्तान के कौन थे? तो वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, और इंदिरा गांधी भारत की तरफ से थी प्रधानमंत्री के रूप में। तो खैर चलिए अब बात कर लेते हैं। अब ये जैसे ही शिमला समझौता हुआ ना, इंदिरा गांधी का लोकप्रियता बढ़ गई, लोगों में इनका एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट बढ़ गया। लोग बोले कि नहीं पावर वाली है ये जो भी है। तो इस तरह की चीज़ों के बाद जितने बार भी इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ने अच्छा सीट लाया, अच्छा परफॉर्मेंस किया और अपना सरकार बनाता रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कारगिल युद्ध का। कारगिल युद्ध 1999 कब हुआ? 1999। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। आपको पता है फरवरी 1999 में लाहौर बस यात्रा शुरू हुई और उस बस में बैठ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने लाहौर की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान शांति स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। हम तो गए थे शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला? इसके बदले में मिला हमको मई 1999 में कारगिल का युद्ध। ये फरवरी 1999 की घटना है। लाहौर बस यात्रा जो वाजपेयी साहब गए थे पाकिस्तान शांति स्थापित करने के लिए कि चलिए हम लोग मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बदले में फरवरी के बाद मई 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। और कारगिल के युद्ध कैसे होता है? तो वहाँ के जो जनरल थे जिनका नाम था परवेज मुशर्रफ, उन्होंने LOC के नियमों का उल्लंघन करने का आदेश दिया। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के नियम का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। कब किया गया? मई 1999 में। और इसके करवाने का हाथ किसका था? पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ का। उन्होंने ही इस कार्य का आदेश दिया था कि उल्लंघन किया जाए। इसमें बहुत बड़ी वॉर हुई और भारत के सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और इसी ऑपरेशन के तहत जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीत लिया। तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या था नहीं था। अब आगे बात करना चाहेंगे हम। यहां पर लिखा हुआ है भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की परमाणु नीति जो थी वो नेहरू की नीति का प्रमुख घटक था। अगर आपसे पूछे कि नेहरू की जो नीति थी उसका प्रमुख घटक क्या था, तो उसका प्रमुख घटक था परमाणु कार्यक्रम। क्या था? परमाणु कार्यक्रम। और इस परमाणु कार्यक्रम का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम था? होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में क्या हुआ कि 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। किसके अगुवाई में हुआ था? तो जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा के अगुवाई में हुआ था। अब यहां बात आती है कि हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा लाया गया, तो क्यों लाया गया? तो देश में परमाणु ऊर्जा तो लाया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? भारत में शांतिपूर्ण स्थापित करना। भारत में शांतिपूर्ण स्थापित करना। देख रहे होंगे अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और वो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो कहते हैं कि हमें माला के साथ भाला भी रखना चाहिए, और फिर कहते हैं कि मैं हिंसा के खिलाफ बात करता हूं। तो उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, रजत शर्मा के शो में पूछा जाता है कि आप माला के साथ भाला रखने का बात करते हैं और कहते हैं फिर क्या कि मैं हिंसा के खिलाफ हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं माला के साथ भाला रखने की बात इसलिए कहता हूं क्योंकि हथियार रखने का कानून भी क्या देता है? परमिशन देता है, लेकिन किस चीज के लिए? आत्मरक्षा के लिए, ना कि किसी को प्रहार करना, किसी से लूटपाट करना। और हमारे देश की जितनी भी देवी देवताएं हुई सनातन धर्म में, सब लोगों ने अपने हाथ में हथियार रखा है तो केवल कल्याण के लिए रखा है, विनाश के लिए नहीं रखा है। तो ठीक उसी तरह से भारत ने परमाणु बम लाया, परमाणु ऊर्जा लाया, लेकिन उसका उद्देश्य था आत्मरक्षा करना, ना कि किसी का नुकसान करना। लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू जो थे ना परमाणु हथियार के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में परमाणु आए, उनको डर लगता था परमाणु आएगा तो विनाश होगा। लेकिन हमारे देश में परमाणु लाया ही गया था आत्मरक्षा के लिए, शांति के लिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि ये सब चीज हो ही रही थी, तब तक क्या